नमस्कार सभी को। मैं कैलाश कुमार जी के स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं, हमारे जी के स्टडी पॉइंट चैनल पर हम लोग सोशल साइंस से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज में आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी बुक से। जी हाँ, वाटर। अगर हम वाटर की बात करें, सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं वाटर साइकिल से। वाटर साइकिल को देखें, आप लोग सामने फिगर में देख पा रहे होंगे, फिगर 5.1। देखिए कैसे वाटर ओशियन से या वाटर बॉडीज से इवेपोरेशन होकर ऊपर जा रहा है। ये इवेपोरेशन होता है सन हीट से, यानी कि सनलाइट से। सनलाइट से हमारी अर्थ हीट होती है, और अर्थ हीट होने से जो अर्थ की वाटर बॉडीज है वो हीट होती है और पानी वेपर बनने लगता है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने किचन में भी देखा होगा। जब आप लोग पानी को हीट करते हैं तो पानी से वेपर उठने लगता है। ये वही वाटर वेपर है, ये वही इवेपोरेशन है जिसको बोलते हैं वाष्पन। ठीक है। इसके बाद पानी ऊपर पहुंचकर कंडेंसेशन करेगा, मतलब पानी संघनन करेगा, उसके क्लाउड्स बनेंगे, और फिर वो क्लाउड्स बनने के बाद उन क्लाउड से वो वाटर अलग अलग फॉर्म में अर्थ पर आने लगता है। अलग अलग फॉर्म मीन्स रेनफॉल यानी कि बारिश भी हो सकता है, वो हेलिस्टोन यानी कि ओलावृष्टि भी हो सकता है, या फिर वो फ्रॉस्ट, ये सब यानी कि धुंध कोहरा, ये सब भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हुआ वाटर साइकिल। ये हमेशा ऑलवेज ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। तो वाटर साइकिल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नमस्कार सभी को। मैं कैलाश कुमार जी के स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं, हमारे जी के स्टडी पॉइंट चैनल पर हम लोग सोशल साइंस से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज में आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी बुक से। जी हाँ, वाटर। अगर हम वाटर की बात करें, सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं वाटर साइकिल से। वाटर साइकिल को देखें, आप लोग सामने फिगर में देख पा रहे होंगे, फिगर 5.1। देखिए कैसे वाटर ओशियन से या वाटर बॉडीज से इवेपोरेशन होकर ऊपर जा रहा है। ये इवेपोरेशन होता है सन हीट से, यानी कि सनलाइट से। सनलाइट से हमारी अर्थ हीट होती है, और अर्थ हीट होने से जो अर्थ की वाटर बॉडीज है वो हीट होती है और पानी वेपर बनने लगता है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने किचन में भी देखा होगा। जब आप लोग पानी को हीट करते हैं तो पानी से वेपर उठने लगता है। ये वही वाटर वेपर है, ये वही इवेपोरेशन है जिसको बोलते हैं वाष्पन। ठीक है। इसके बाद पानी ऊपर पहुंचकर कंडेंसेशन करेगा, मतलब पानी संघनन करेगा, उसके क्लाउड्स बनेंगे, और फिर वो क्लाउड्स बनने के बाद उन क्लाउड से वो वाटर अलग अलग फॉर्म में अर्थ पर आने लगता है। अलग अलग फॉर्म मीन्स रेनफॉल यानी कि बारिश भी हो सकता है, वो हेलिस्टोन यानी कि ओलावृष्टि भी हो सकता है, या फिर वो फ्रॉस्ट, ये सब यानी कि धुंध कोहरा, ये सब भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हुआ वाटर साइकिल। ये हमेशा ऑलवेज ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। तो वाटर साइकिल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर हम ओशियन की बात करें तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है यानी कि पैसिफिक ओशियन, पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं। देखिए पैसिफिक ओशियन ये रहा, इधर ये उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में है, और इधर अगर हम इसको देखें तो चाइना और रशिया के ईस्ट साइड में है। ठीक है, क्योंकि अर्थ गोल है, राउंडेड है, तो ऐसे घूम के लिए इधर आ जाएगा। ये सबसे बड़ा ओशियन है अर्थ का, और ये अर्थ के 1/3 पार्ट को कवर करता है। साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है इंडियन ओशियन। ये रहा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के वेस्ट साइड में अफ्रीका, ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ साइड में इंडिया है। और इंडियन ओशियन का नाम जो पढ़ा हो इंडिया के ऊपर है। ये वर्ल्ड का ओनली ओशियन है, विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। फिर इंडियन ओशियन के बाद हम चलते हैं अटलांटिक ओशियन। ये रहा अटलांटिक ओशियन, जो अफ्रीका के वेस्ट साइड में और उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में है। और अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की बात करें, ये पड़ता है हमारा नॉर्थ अमेरिका साइड में, और जो साउथ अटलांटिक ओशियन है वो हमारा आता है साउथ अटलांटिक साइड में, यानी कि आपका साउथ अमेरिका की साइड में। ठीक है। तो ये हो गया अटलांटिक ओशियन। अभी एक ओशियन और बचा है, आर्कटिक ओशियन। ये देखिए, ये है कनाडा और अमेरिका के नॉर्थ में और रशिया के नॉर्थ में।
तो ये हो गया आर्कटिक ओशियन। फिर हम पहुंचते हैं जो हमारे मेन सीज है, जो मुख्य सागर हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अरेबियन सी की। ये अरेबियन सी है। एक्चुअली जो सी होते हैं वो किसी ना किसी ओशियन के एक टाइप से पार्ट होते हैं, क्योंकि वो लैंड पार्ट से घिरे रहते हैं चारों तरफ से, इसलिए हम उसको बोल देते हैं सी। तो सबसे पहले अरेबियन सी, हम पहले इंडिया के पास के ही जो सी है उनको देख लेते हैं। फिर है बे ऑफ बंगाल। फिर यहां पर आता है चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी, और फिर इसके साउथ के ऊपर नॉर्थ साइड में इस और ईस्ट साइड में इसको बोल देते हैं ईस्ट चाइना सी। फिर फिलीपींस के ईस्ट साइड में फिलीपाइन सी, और अब पहुंचते जापान और कोरिया के बीच में सी ऑफ जापान यानी कि ईस्ट सी। फिर इससे थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं जहां पर आता है सी ऑफ ऑक्टोस, ये है रशिया में। फिर आगे आता है पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट बेरिंग सी। ये बेरिंग सी आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा यहां पर। बेरिंग सी के ऊपर रशिया को थोड़ा क्रॉस करके आता है चुक्सी सी। फिर चुक्सी सी से ऊपर आता है ईस्ट साइबेरियन सी, आप देखते रहिए, नाम मैं बोल रहा हूं। फिर यहां पर आता है लेप्टिव सी, फिर इधर आएगा कारा सी, फिर बेरेंट सी। अब हम पहुंचते हैं मेन सी की तरफ, जो सबसे फेमस सी है ये रहा मेडिटेरियन सी, क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंट्स के बीच है, अफ्रीका और यूरोप। फिर यूरोप में ही बीच में है ब्लैक सी, ये रहा यहां पर। फिर सबसे बड़ा जो लेक है जिसको हम बोलते हैं कैस्पियन लेक, ये रहा कैस्पियन लेक, ठीक है। फिर पहुंचते हैं नीचे साउथ की तरफ, तस्मानिया सी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये रहा। और अब आते हैं हम इधर अमेरिका की साइड में, जहां पर है कैरिबियन सी, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये कुछ फेमस सीज मैंने आप लोगों को बताए, ये आप लोग याद रखिएगा कौन सा सी कहां पर है। जनरली एक्चुअली हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ओशियन या कौन सा सी कहां पर है। तो जो अटलांटिक ओशियन है वो अफ्रीका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बीच है, और जो पैसिफिक ओशियन है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में है। तो आप लोग थोड़ा इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब छोटे छोटे सी की हम बात कर लेते हैं। अरल सी, ये रशिया का जो पहला पार्ट था, यानी प्रेजेंट टाइम कजाकिस्तान में है, ठीक है। और दूसरा छोटा सी हमारा आता है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी ये यूरोप में है। तो ये छोटे छोटे सीज हैं। तो ये सब वाटर बॉडीज आपने देखी। अब वाटर बॉडीज के हम बात करते हैं जो वाटर का कितना % ह्यूमन यूज या ह्यूमन अपने कंजप्शन के लिए यूज करता है। चलिए वो देखते हैं। हर जगह लिखा रहता है सेव वाटर, जल बचाओ, जल जीवन है, जल अमूल्य है, जल की बूंद कीमत है। तो आप सोचते हो जब अर्थ का 71% पार्ट वाटर से ढका हुआ है, वाटर से कवर्ड है, जल से ढका हुआ है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? हम लोग ऐसे क्यों बोलते हैं सेव द वाटर, प्रिजर्व वाटर, वाटर इज फ्यूचर, ये सब हम जुमले क्यों छोड़ते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे वाटर का ये स्ट्रक्चर। आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अगर हम वाटर की देखें तो वाटर का जो पूरे अर्थ का वाटर है, ये सब वाटर है, सब वाटर का 97.3% ओशियंस में है। 97.3% ओशियंस में, और ये पूरा वाटर सैलिन है, मतलब खारा पानी है। ये रीजन है कि हम सब पानी यूज नहीं कर सकते, और हमारे पास बहुत ही कम, यानी कि आप समझ सकते हैं 97.3% पानी ओशियंस में, वो सब सैलिन वाटर है, पूरा खारा पानी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। फिर उसमें भी 2% जो वो हमारे पोलर्स एरिया है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और जो ग्लेशियर्स हैं उसमें आइस शीट में है। तो ये हो गया 99.3%। अब बचता है 0.7%। अब वो 0.7 आप लोग सोच रहे हैं 0.7 जब इतना वाटर है उसका 0.7 भी बहुत बड़ी परसेंटेज बैठती है। तो मत सोचिए, अभी बहुत सी चीजें बची हुई है। नीचे आइए, फिर आता है ग्राउंड वाटर, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं पीने के लिए, अपने होम कंजप्शन के लिए। वो है 0.68%।
यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, उसका हमें पता नहीं कहाँ कितने नीचे में मिलेगा, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बस हम बोरवेल करते हैं, करते जाते हैं, वाटर लेवल नीचे पहुंचता है, हम और नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लेक्स, क्योंकि बहुत सी लेक्स है। लेक्स आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी लेक्स है, कैस्पियन सी भी है, इधर चिल्का लेक इंडिया में है, इतनी बड़ी बड़ी लेक्स है, फिर भी वाटर है। देखिए कुछ लेक्स एक्चुअली सैलिन होती है, कुछ फ्रेश वाटर होती है, यानी कुछ खारे पानी की झीलें होती है और कुछ मीठे पानी या ताजे पानी की झीलें होती है। तो वो टोटल है 0.009% लेक्स में, कितना कम पानी है इतनी बड़ी बड़ी झीलों में। फिर आता है उसके बाद एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वातावरण में कितना पानी रहता है, वो सब वेपर जिससे बारिश होती है या एनी टाइम जो प्रेजेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो टोटल है 0.0019%। अब लास्ट आता है रिवर्स, जो हमारे वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है, उसमें कितना वाटर है। तो अगर हम उसकी बात करें तो 0.0001%, कितना कम क्वांटिटी नदी में होता है, तो टोटल बनता है 100%। हम एक चीज और देख लेते हैं, जो सैलिन वाटर होता है, खारा पानी होता है, इसको खारा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली इसमें 1000 ग्राम पर वाटर पर ग्राम में 35 ग्राम सैलिन होता है, मतलब नमक होता है। जी हाँ, इतना, मतलब 1000 ग्राम पानी अगर हम ले, उसमें से 35 ग्राम तो उसमें से नमक ही निकल जाएगा। तो कितना, आप ये डाटा याद रखिएगा, डाटा बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग ये डाटा याद रखेंगे। तो ये रीजन है कि हम लोग ओशियंस का पानी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पानी बहुत खारा होता है, उसमें नमक होता है, नमकीन पानी होता है, उसको पीने से हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और जितना हम ओशियन का पानी पिएंगे उतना डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी होती रहेगी, क्योंकि उसके साथ हमारे पानी के साथ हमारी बॉडी में सैलिन भी जाएगा, नमक भी जाएगा, और जितना आप नमक कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। तो यही रीजन है कि जब हम ओशियंस का पानी पीते हैं, उसको पीने के बाद भी हमारी प्यास नहीं बुझती, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, तो ये हो गए ओशियंस, और ये हमारे वाटर में जो सैलिन का परसेंटेज, जो हमारा वाटर का परसेंटेज डिवाइडेशन, काम कितना वाटर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन, मींस हमारे ओशियन का वाटर का सर्कुलेट होना। अगर हम इसकी बात करें, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है वेव्स और दूसरा होता है टाइड्स। वेव्स यानी कि ओशियन के वाटर का ऊपर नीचे उठना, मूव करना, उसको हम बोलते हैं वेव। जनरली वेव्स यानी कि तरंगे 15 मीटर ऊंची होती है, 15 मीटर ऊंची होती है, लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में, विशेष परिस्थितियों में इसकी ऊंचाई 150 मीटर तक हो जाती है, जो नोट की गई थी 2004 में सुनामी के टाइम में। जी हाँ, सुनामी 2004 में जब आई तो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी में इसको गिना जाता है। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, और इसमें जो वेव्स है वो 150 मीटर ऊंची वेव्स बनकर आई। लहरें 150 मीटर ऊंची थी। देखिए जनरली जो 15 मीटर ऊंची होती है वो 150 मीटर ऊंची हो गई। तो ये बहुत डिस्ट्रक्शन का रीजन बन सकता है, विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है टाइड्स, यानी कि ज्वार भाटा। आप लोग जानते होंगे, जल का, ओशियंस वाटर का लैंड पार्ट की तरफ मूव करना और फिर वापस आना, उसको हम बोलते हैं ज्वार भाटा, या पानी का ऊपर उठना और फिर नीचे हो जाना। जितना सन, मून और अर्थ के बीच में डायरेक्शन या डिस्टेंस कम होगी, उतना ही पानी ऊपर की तरफ उठेगा। यानी कि मून जितना ज्यादा चमकेगा, जितना ज्यादा शाइन करेगा, उतना ही पानी ऊपर की तरफ उठेगा। इसलिए फुल मून के दिन सबसे बड़ा ज्वार यानी कि हाई टाइड नोट किया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सनलाइट पर या मून लाइट पर। ठीक, नेक्स्ट फिर इसका दूसरा पार्ट होता है जिसमें पानी नीचे तरफ लौटता है। जितना सन की मून की जितनी शाइनिंग कम होगी, पानी उतनी नीचे रहेगा। इसलिए ये पुराने टाइम में टाइड्स काम आता था नेविगेशन के लिए। जब अपडेटेड नहीं होते थे हमारे बोट और शिप, ये इसमें टूल्स नहीं होते थे, या फिर उसमें जो मशीन्स होती है, मशीन का यूज नहीं होता था, वो कॉल के थ्रू उनको जनरेट करते थे। तो वो टाइड की वेट करते थे। हाई टाइड जब आएगा, पानी ऊपर उठाएगा और वो फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगी नाव या शिप। ये बात हो गई टाइड और वेव्स की। अब बात करें ओशियन करंट्स की। ओशियन करंट्स को हम देखें, जनरली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वार्म एक कोल्ड। पहले हम बताते थे हैं कि ये करंट्स होती क्या है। एक्चुअली करंट्स जो होती है वो ओशियन वाटर का एक पर्टिकुलर पार्ट का एक डायरेक्शन में होना, एक दिशा में बहना, उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट्स, समुद्री धाराएं।
ये दो पार्ट में होती है, वार्म और कोल्ड। वार्म की बात करें तो ये इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से चलती है ध्रुव की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है। और जो कोल्ड होती है वो पोल से यानी ध्रुव एरिया से भूमध्य रेखा की तरफ मूव करती है। ध्यान रखना, जो ठंडी होंगी ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ जाएंगी, और जो गर्म होंगी वो गर्म एरिया से ठंडे एरिया की तरफ जाएंगी। तो ये होती है करंट्स। करंट्स हम यहाँ 6 मेन करंट्स को डिस्क्राइब कर देता हूं मैं आप लोगों को, 6 वार्म करंट्स और 6 कोल्ड करंट्स, क्योंकि यही 6 करंट्स, ये 6 करंट्स आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस जगह पर इनकी लोकेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वार्म करंट। अगर वार्म करंट की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम की लोकेशन अगर हम देखें, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पोर्तुगीज और कनाडा के बीच में हम इसको लोकेट कर देते हैं, क्योंकि एक वार्म करंट है, गर्म धारा है, इसलिए इसका मूवमेंट होगा इक्वेटर से पोल की तरफ। ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, तो इसलिए इसका मूव होगा नीचे से ऊपर की तरफ, यहां से यहां। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो की बात करें, नाम से आपको लग रहा होगा जापानी ये एक करंट है। ये रहा जापान। और अगर जापान की हम बात करें, क्योंकि ये एक वार्म करंट है इसलिए इसका मूवमेंट होगा, ये रहा 0 डिग्री, तो ये होगा नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि इक्वेटर से पोल की तरफ मूव होती है। फिर उसके बाद आता है अलास्का। अलास्का अमेरिका में है, तो डेफिनेटली ये एक अमेरिकन करंट होगी। ये रहा अलास्का, और ये भी करंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि यहाँ आपका इक्वेटर 0 डिग्री ये रहा, और ये रहा अलास्का। अलास्का के बाद फिर आता है फ्लोरिडा। अगर फ्लोरिडा की हम बात करें, ये रहा फ्लोरिडा, ठीक है, ये रहा इक्वेटर, तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब फ्लोरिडा के बाद फिर आती है बात नॉर्वे की। नॉर्वे जिसको उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, ये रहा यहाँ पर, ये भी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी कि साउथ से नॉर्थ साइड। फिर लास्ट आता है ब्राजीलियन। ये रहा ब्राजील, ये ब्राजीलियन, और ये रहा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से नीचे ब्राजील आया, तो नीचे से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगी, ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि जो वार्म करंट से जो गर्म करंट होती है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है। तो ये हुई गर्म जल धाराएं, वार्म करंट्स। अब बात करते हैं कोल्ड करंट्स की या कोल्ड स्ट्रीम्स की या ठंडी जल धारा होगी। उनमें सबसे पहले आती है पेरुवियन धारा या हम्बोल्ट धारा। पेरुवियन की बात हम करें, जो पेरू कंट्री है उसकी जो कोस्टल एरिया के पास ये करंट को नोटिफाई किया सबसे पहले हम्बोल्ट के थ्रू। हम्बोल्ट ने इसको नोटिस किया था, हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी पेरुवियन करंट की। ये रहा इक्वेटर और ये रहा साउथ पोल, तो इसका जो वाटर है वो मूव करेगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की बात करें, कैलिफोर्निया आप नाम से जान पा रहे हैं अमेरिका में है, यहाँ पर कैलिफोर्निया है, ये इक्वेटर है, तो ये पोल ऊपर रहा, ऊपर से नीचे तरफ मूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नीचे साइड में ये मूव करेगी वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है फिर आपका लेब्राडोर। लेब्राडोर नाम से आपको लग रहा है, वैसे लेब्राडोर एक डॉग की ब्रीड भी होती है, बट लेब्राडोर एक जगह का नाम भी है, एक सी का नाम भी है। ये रहा लेब्राडोर सी, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। ये करंट भी ऊपर से नीचे तरफ आएगी, क्योंकि कोल्ड करंट है, पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी। लेब्राडोर के बाद फिर है कैनारी। कैनारी की बात करें, कैनारी मिलती है मोरक्को के पास में, याद रखना कैनारी मोरक्को के पास में। तो इसका भी जो मूवमेंट होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये रहा पोल और ये रहा इक्वेटर, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। और लास्ट आती है फॉकलैंड। फॉकलैंड साउथ अमेरिका में एक आइलैंड है यूके का यहाँ पर, इसलिए इस करंट का नाम फॉकलैंड करंट है, क्योंकि ये फॉकलैंड आइलैंड के पास है। और इसका मोमेंट होगा नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये रहा पोल और ये रहा इक्वेटर, तो इसका मोमेंट होगा नीचे से ऊपर की साइड। तो इस पर टाइप से ये आपकी मैंने 6 वार्म करंट और 6 कोल्ड करंट, 6 गर्म जल धाराएं और 6 ठंडी जल धारा मैंने आपको बताई। कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस किया। आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने कुछ नॉलेज गेन की होगी। इसी आशा के साथ मैं इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों से एक बार फिर विदाई लेने का समय आ गया नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, लेकिन विदाई लेने से पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए,
ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, उन लोगों मेरे तरफ से एक बार फिर धन्यवाद। तो इसी आशा के साथ आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। मैं आप लोगों से एक बार फिर विदाई लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।